whether the screen is visible and sound is okay. Yeah, good morning everyone. Okay, as all is clear, so we can go ahead. So last class से related अगर कोई doubt आपके दिमाग में है तो आप पूछ सकते हो. और we just started elasticity का discussion start किया था. एक theoretical, mostly theoretical chapter है. Numericals भी रहते हैं कुछ. Elasticity. ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जिसकी वजह से मटेरियल रीगेन करने की कोशिश करता है. ऐसा हम लोगों ने स्टार्ट किया था. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और बॉडी which tries to regain its original configuration once the deforming forces are removed. Then we understood what the deforming forces are. Deforming forces. So deforming forces are those forces which deform the body. That means ये जो deforming forces होते हैं उसको accelerate नहीं कराते हैं बल्कि उसके कन्फिगरेशन को चेंज करते हैं. जब कभी हम कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो उस कन्फिगरेशन में मेनली हमारा फोकस रहेगा कि लेंथ, अगर लीनियर ऑब्जेक्ट है तो क्या लेंथ कैसे चेंज हो रहा है. फिर अगर बल्क ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है और उसका शेप कैसे चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का. सो इन डायमेंशंस में अगर चेंज आता है तो इसको हम बोलेंगे कन्फिगरेशनल चेंजेस हैं और उनको चेंज करने के लिए फोर्सेस लगाने पड़ेंगे. सो उन फोर्सेस को डिफॉर्मिंग फोर्सेस कहते हैं. इसके बाद आपने टर्म्स लर्न किए थे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक. सो 100% रीगेन हो जाता है तो परफेक्टली इलास्टिक होता है और 0% रीगेन होता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक बॉडी कहलाता है. जनरली इलास्टिसिटी हम लोग सॉलिड के लिए यूज करते हैं बट कुछ डेफिनेशंस इसकी लिक्विड और गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल होती है. वो हम लोग देखेंगे ओवर द टाइम. सो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ रही है वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे. लास्ट क्लास में प्रोबेबली हम लोग यहाँ पर ही थे, स्ट्रेस पढ़ना चाह रहे थे, तब तक टाइम अप हो गया था. सो लेट मी चेक वेदर आई पुट इट रिकॉर्डेड. यस, इट्स गेटिंग रिकॉर्डेड. सो स्ट्रेस एक फिजिकल क्वांटिटी होती है अपार्ट फ्रॉम जो कॉमन टर्मिनोलॉजी में लोग यूज करते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है. तो वो साइकोलॉजिकल और ह्यूमन रिलेटेड है बट ये फिजिकल क्वांटिटी भी है. जैसे कि प्रेशर टर्म होता है उसी तरह से एक स्ट्रेस भी फिजिकल क्वांटिटी होती है और ये इस वजह से डेवलप होती है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्सेस से आप बॉडी के कन्फिगरेशन को चेंज करते हो तो जो रीगेन करने के लिए बॉडी कोशिश करती है तो वो इंटरनल फोर्सेस को अप्लाई करती है और जो इंटरनल फोर्सेस अप्लाइड होते हैं उसकी वजह से एक इंटरनली स्ट्रेस डेवलप होती है. सो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं. थोड़ा सा एक स्टेटमेंट ज्यादा भी लिखेंगे तो आपको और क्लियर होगा. वंस deforming forces are removed और ऐसा भी बोल सकते हैं कि once body is deformed ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा. हालांकि ये भी चल रहा था. सो इसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं. once a body is deformed then, तो जैसे ही बॉडी को आप डिफॉर्म करते हो इमीडिएटली एक्शन में आते हैं. तो उसके लिए जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस है उनको रिमूव करने की जरूरत नहीं है. सो वंस अ बॉडी इज डिफॉर्म देन internal forces start acting within the body to regain the original configuration. So original configuration किस तरह से regain होता है उसके लिए कौन एक्शन ले रहे होते हैं. So action is taken by the internal forces. Now अगर internal forces एक्शन ले रहे हैं so फिर हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं. Stress is defined as
internal forces acting per unit area within the body. तो शॉर्ट में इतना ही लिख सकते हैं, चलेगा. So this is how the stress is defined. Stress is defined as internal forces acting per unit area. So अगर कोई भी एरिया कंसिडर करते हैं इनसाइड द बॉडी, तो उस एरिया पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा होगा इंटरनली, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे. लूज सेंस में इसको और इस तरह से भी लिखा जा सकता है मैथमेटिकली. स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया. यहाँ से हम इसका यूनिट वगैरह भी पता कर सकते हैं और डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो इसका जो डायमेंशन वो प्रेशर जैसा जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो यूनिट विल बिकम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब आपको इंटरनल फोर्स कैलकुलेट करना होगा, एरिया आपको दिया जाएगा, तो उस एरिया से डिवाइड कर देंगे, अपने को स्ट्रेस पता चल जाएगा. तो ये बेसिक डेफिनेशन है. इसको आगे बढ़ेंगे. आपने कुछ लिखा, मैं पढ़ लेता हूँ. यू सेड लाइक आर डिफॉर्मिंग फोर्सेस यूनिफॉर्म ऑन द बॉडी. वो यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं. इनिशियली अपने को यूनिफॉर्म समझना है, डिपेंडिंग अपॉन दी बॉडी कैसे दी गई है. सो आपको बेसिकली क्या करना होगा, एक एरिया आइडेंटिफाई करना होगा या दिया जाएगा, उस एरिया पे लगने वाला फोर्स पता करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो निकालना होगा. टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल एरिया. यूनिफॉर्म होगा तो फिर आप लिख सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी लिख सकते हो. सो अगर आपका आंसर देना हो तब बोल सकते हो कि ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. Then we can go for type of stress. स्ट्रेस कितने टाइप का होता है. अच्छा, एक दो पॉइंट्स और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इससे प्रीवियस स्लाइड पर. इसका ये यूनिट हो गया. डायमेंशन भी हम लोग निकाल सकते हैं. फिर आपसे पूछ सकता है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है स्ट्रेस के बारे में. अब देखो, प्रेशर को भी कुछ इसी तरह से डिफाइन किया गया था, फोर्स पर यूनिट एरिया. लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में. प्रेशर जो आपने डिफाइन किया था तो उसमें परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाय एरिया यूज किया था. तो प्रेशर आपके लिए जो क्वांटिटी बना था वो स्केलर क्वांटिटी बना था. और यहाँ पर आप पाओगे कि ये स्ट्रेस जो है वो स्केलर भी नहीं है, वेक्टर भी नहीं है, और इसको हम टेंसर बोलते हैं. सो दैट इज अ टेंसर क्वांटिटी. So neither scalar nor vector. Neither scalar nor vector. टेंसर्स की मैथमेटिक्स हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, हम लोगों को जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है. फ्यूचर में आप पढ़ने वाले हो कि उसकी मैथमेटिक्स क्या होती है. वेक्टर की मैथमेटिक्स पढ़ी है, स्केलर की मैथमेटिक्स आपको आती है. तो इसलिए ये जो आपको स्ट्रेस दिया जाएगा वो टेंसर फॉर्मेट में नहीं दिया जाएगा, वो सिंपल एक नंबर के फॉर्मेट में दिया जाएगा और उसको एक स्केलर नंबर जैसा आप यूज कर सकते हो. बट अगर पूछा जाता है कि किस तरह की क्वांटिटी है तो आप बोलोगे टेंसर. आपने इससे पहले एक और क्वांटिटी पढ़ी है जो टेंसर थी, रोटेशन में, अगर आपको याद हो. सो जनरली ये क्वेश्चन पूछता है थ्योरेटिकली कि इनमें से कौन सी क्वांटिटीज स्केलर वेक्टर दोनों नहीं है, तो आप स्ट्रेस का नाम लोगे. उधर आपने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन केस आपको याद आ रहा हो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो अ टेंसर क्वांटिटी. नाउ टाइप ऑफ स्ट्रेस, जनरली इसको दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं. तो अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो वन इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस. नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब होता है, मैं इसमें डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली नोट्स लिख लेंगे. नॉर्मल स्ट्रेस इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल इंटरनल फोर्स, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाय एरिया. नॉर्मल का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर से. सो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया निकालोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा. ये नॉर्मल स्ट्रेस को फिर कई तरह से और भी टाइप्स दिखाए जा सकते हैं. तो उन टाइप्स को मैं एग्जांपल से या फिगर से दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा. सपोज कर लीजिए अपने पास एक रॉड है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं. सो ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये फोर्स एरिया, ये अगर एरिया आप देखोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया उसके परपेंडिकुलर है.
सो इस तरह के फोर्स को हम बोलेंगे ये नॉर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स लग रहा है यूनिट एरिया पर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और अगर हमने इस तरह से फोर्स लगाया, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड अ नॉर्मल स्ट्रेस। अगर आपने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ले लिया, लेट्स से एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्यूबॉइडल और क्यूब और समथिंग लाइक दैट। और इस पर हर इसको किसी लिक्विड के इनसाइड पे रख दिया, या फिर आप स्फेरिकल ले लो। तो स्फेरिकल में मैं दिखा देता हूँ फोर्सेस। लेट से इस तरह से फोर्सेस लग रहा हूँ। ऐसा तब लगेगा जब किसी स्फेरिकल बॉल को किसी लिक्विड के इनसाइड पे रख दोगे तो प्रेशर फोर्स लग रहे थे बेसिकली, जो कि परपेंडिकुलर है। सो दीस फोर्सेस आर एक्टिंग परपेंडिकुलर। यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर फोर्स दिखा सकते हो। अगर हर सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा हो, सो दैट मीन्स इस सारी पिक्चर्स में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो फोर्स एक्ट कर रहा है दिखाया गया है और जिस एरिया पर एक्ट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। जैसे कि रॉड में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, बट ये पुल करने के लिए, सेकंड वाला पुश करने के लिए, ये पुश करने के लिए, ये पुश करने के लिए। सो कई बार इनके नाम थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। अगर एक ही लाइन पे चल रहा होता है तो इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इनको लॉन्गिट्यूडनल वर्ड भी यूज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में दो कैटेगरीज आते हैं। ये जो अगर बाहर पुल कर रहा होता है, सो दैट्स कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो जब कभी टेंसाइल स्ट्रेस बोलेगा, दैट मींस इट्स टेंशन एंड इट्स पुलिंग एंड इट्स नॉर्मल। सो टेंसाइल स्ट्रेस इज अ नॉर्मल स्ट्रेस व्हिच इज अ पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सिमिलरली इसको हम बोल सकते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। ये कंप्रेशनल स्ट्रेस हो जाएगा। ये भी एक कंप्रेशनल स्ट्रेस है, लेकिन ये दोनों एग्जांपल हैं वॉल्यूमेट्रिक के। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, बोथ आर आल्सो नॉर्मल एज वेल एज वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक का मतलब हुआ जब कोई वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम पर नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा होगा, तो हम उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलेंगे। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दे आर पार्ट ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस। एंड नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल के भी दो पार्ट बनाए जा सकते हैं, टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव। इसके लिए भी टेंसाइल और कंप्रेशन बना सकते हैं, तो हमने कंप्रेशन का एग्जांपल दिया। आप लिखते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल स्ट्रेस एंड प्रेशर। काफी हद तक वो सिमिलर भी होता है, आगे आप देखेंगे। लेकिन आप ये बोलेंगे दे आर डिफरेंट एंड डिफरेंस इज इन द डेफिनेशन। What is the definition? This is coming because of the internal forces, whereas the pressure comes because of the external forces. तो जो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस भी डिफाइन कर रहे होते हैं, तो नॉर्मल फोर्स विच इज एक्टिंग इंटरनली, तो बॉडी के अंदर से जो फोर्स आ रहे हैं उन फोर्सेस को हम लोग यूज करते हैं। जबकि प्रेशर कैलकुलेट करने में हम लोगों ने कौन सा फोर्स यूज किया था, जो कि एक्सटर्नली अप्लाइड थे। और अब ये बारीक सा डिफरेंस है, और आप पाओगे कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो बेसिकली प्रेशर डिफरेंस के बराबर ही होता है, क्योंकि जितना आप बाहर से फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही फोर्स इंटरनली डेवलप होता है। तो अगर दोनों फोर्स बराबर डेवलप हो रहे हैं, सो दे आर द सेम वैल्यूज, बट दे आर फॉर वॉल्यूमेट्रिक। व्हाई फॉर वॉल्यूमेट्रिक? क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक में प्रेशर जो होता है वो सभी डायरेक्शन से एक्ट कर रहा होता है। जैसे ये रॉड है, रॉड में हमने प्रेशर दिखाया गया लेंथ वाइज, लेकिन हमने इस तरह से प्रेशर नहीं दिखाया। और प्रेशर वैसे पुशिंग भी होता है। So volumetric stress is going to be identical with pressure difference. इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, चेक भी करेंगे। So कई बार आपसे पूछ सकता है कि प्रेशर से एग्जैक्टली कौन सी डेफिनेशन मैच करती है। So volumetric stress matches with the pressure difference. और आपसे पूछता है क्या दोनों सेम है, स्ट्रेस और प्रेशर? डिफरेंस तो आप बोलोगे कि नहीं, स्ट्रेस की डेफिनेशन इंटरनल फोर्सेस की वजह से आती है, जबकि उसकी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से आती है। नो, ये वन टाइप था। सेकेंड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड टाइप में हम लोग लिखते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है? इंटरनली एक्टिंग फोर्सेस डिवाइड बाय एरिया।
सो अभी आपने जो फोर्स यूज किया था वो नॉर्मली यूज किया था, अब टेंजेंशियल यूज करोगे, इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं। सो टेंजेंशियल इंटरनल फोर्स, टेंजेंशियल इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पे मैं सिंबल नहीं यूज कर रहा हूँ, बहुत सारे बुक्स में या टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं, तो वो आप लैंग्वेज को फॉलो कर लेना। कुछ टेक्स्ट बुक्स को टाओ से लिखते हैं और टी लिख देते हैं, टी फॉर टेंजेंशियल। कुछ टेक्स्ट बुक्स को सिग्मा से यूज करते हैं, सिग्मा और टी लिख देते हैं टेंजेंशियल। तो स्ट्रेस के लिए टाओ और सिग्मा से कुछ कोई भी लेटर यूज कर लेते हैं, तो जो भी यूज होगा उसको आप इजिली कैच कर सकते हो। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या हुआ? टेंजेंशियल फोर्स का मतलब है कि अगर जो फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रहा हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर एक एग्जांपल से दोनों फोर्सेस को हम लोग समझ लेंगे, तो फिर आपको आंसर देना भी आसान हो जाएगा और क्लैरिटी भी आ जाएगी। लेट्स से कि ये अपने पास बॉडी है और लेट्स से ये क्यूब है, आप आंसर भी दे दोगे, और इसका एज या साइड की वैल्यू एल दी गई है, और आपको बताया जाता है कि यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस वाले सरफेस पे, टॉप सरफेस पे ये फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, जो कि यहाँ से लेट से थीटा एंगल बनाता है इसके सरफेस से। और ये केवल एक पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहा है, ये इस इंटायर टॉप सरफेस पे एक्ट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने एक पॉइंट पर बना दिया गया, टॉप सरफेस पे एक्ट कर रहा है। सो आपसे ये पूछा जा सकता है और ये भी बोल देते हैं कि ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड क्यूब है। सो बोलेगा कि व्हाट इज अ नॉर्मल स्ट्रेस एंड व्हाट इज अ शियरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस, सो क्या आप नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बता पाएंगे, शियरिंग स्ट्रेस के बारे में बता पाएंगे कि क्या चल रहा है? You people are saying that there's a issue in this screen. Okay, मैं रीशेयर कर देता हूँ, जिन लोगों को दिख रहा है, काफी लोगों को दिख भी रहा होगा। So, as per the definition आपको बताना है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, शियरिंग स्ट्रेस क्या होगी, इसके हिसाब से। हाँ, लैग नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है लैग, बट स्टिल अगर आपको इश्यूज है तो मैं रीशेयर कर रहा हूँ। आपको अगर स्क्रीन दिख रहा होगा, सो नॉर्मल के लिए आपको नॉर्मल फोर्स का रिक्वायरमेंट आएगा, एंड फॉर शेयरिंग उसके लिए टेंजेंशियल का रिक्वायरमेंट आएगा। So, जब कभी आपको इस तरह से सिचुएशन दिया जाएगा तो आपको दो कंपोनेंट्स करने हैं, एक पैरेलल टू द सरफेस और टेंजेंशियल टू द सरफेस। दिस इज टेंजेंशियल टू द सरफेस, अनदर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। So this is going to be the tangential force, this is going to be the normal force or perpendicular force. So normal stress के लिए ऊपर वाला चाहिए होता है, so that will become F sin theta in this case. This will become F cos theta in this case. और both are acting in the same area, तो area वही रहेगा। तो normal stress के लिए आपको लिखना होगा F sin theta divided by area which is L square. So, जिस एरिया पर एक्ट करता है उस एरिया को लिखना होता है, फिर उस एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स है तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी, पैरेलल है तो फिर टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस आएगी, और F cos थीटा डिवाइड बाय L स्क्वायर। सो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, वो F का मैग्नीट्यूड दे देगा, L का मैग्नीट्यूड देगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना देगा और आपसे पूछेगा। सो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये F cos थीटा कब लगाना है, F sin थीटा कब लगाना है। लेकिन इसका जो इंटरनल पॉइंट है वो आपके दिमाग में रखना है। ये जो फोर्स मैंने लगाया था ना, ये कौन सा फोर्स था? एक्सटर्नल फोर्स था, और हम लोगों ने डेफिनेशन में इंटरनल फोर्सेस लिखने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है ये जो फोर्स लग रहा होगा ना, ये सारा का सारा फोर्स क्या कर रहा होगा? डिफॉर्म करने में हेल्प कर रहा होगा, इसको एलोंगेट करना चाहेगा।
जैसे ये एलोंगेट होगा तो मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस करेंगे, और आप जानते हो कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इंटरनली डेवलप होते हैं। तो इंटरनली जो फोर्स डेवलप होगा वो इसी का इक्वल एंड अपोजिट डेवलप होगा, इसी का इक्वल एंड अपोजिट डेवलप होगा। तो हम कॉन्फिडेंटली ये बात बोल पाएंगे कि जो नॉर्मल फोर्स इंटरनली आएगा वो एफ साइन थीटा आएगा, और नॉर्मल टेंजेंशियल फोर्स जो इंटरनली आएगा वो एफ कॉस थीटा आएगा। सिंस इसकी डायरेक्शन होता नहीं है तो इसलिए अपने को बोलने का नहीं कि किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। हाँ, ये जरूर देख करके बता सकते हैं टेंजेंशियली ये टेंसाइल टाइप का है। सो ये जो फोर्स आपने लिखा है एक्सटर्नल को ही लिखा है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस मेजर करना डायरेक्टली हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो वो हम इस तरह से मेजर करते हैं कि जो फोर्स आपने लगाया वो सारा का सारा डिफॉर्मिंग है, तो इंटरनली भी उतना ही फोर्स डेवलप होता है जितना आप लगाते हो। वेयर विल द इंटरनल फोर्स एक्ट? इंटरनल फोर्स इंटरनल मॉलिक्यूल्स पर एक्ट करते हैं। अगर ये क्यूबॉइड है तो इसके इनसाइड में कोई भी मॉलिक्यूल को देखो या फिर कोई भी लेयर को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, जो कि देख पाना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है बट विजुलाइज किया जा सकता है थ्योरेटिकली। ये जो इनसाइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही आपने ये फोर्स लगाया और ये फिक्स था तो ये मूव नहीं करेगा। मूव नहीं करेगा तो इसके इनसाइड में फोर्सेस आएंगे, और उन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। जस्ट लाइक स्ट्रिंग में आप फोर्स देखते हो तो आपको विजुलाइज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपने देखा था कि स्ट्रिंग के केस में हम लोग क्या किया करते थे, टेंशन जो था वो इंटरनल फोर्स हुआ करता था तो उसको कट करके ऑब्जर्व कर लेते थे। या फिर ऐसा सपोज कर लो कि हमारे पास ये रॉड है, इसको आपने फोर्स एफ लगाया एक तरफ फिक्स करने के बाद, फिर आपसे कोई पूछता है कि इस किसी एक क्रॉस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है या इस लोकेशन पर कितना फोर्स लग रहा है, बताइए। सो व्हाट यू डू बेसिकली, यू कट इट एंड सी व्हाट हैपेंस। तो आप बोलोगे कि अगर आपने फोर्स ये एफ लगाया है जो कि एक्सटर्नल फोर्स है, तो इस पॉइंट पर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होगा। ये इंटरनल है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। कैन वी से कि ये जो इंटरनल फोर्स है ये एफ के इक्वल ही आएगा, क्यों? क्योंकि ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। सो दिस इज इंटरनल एंड दिस वाज एक्सटर्नल। सो अगर बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर वो डिफॉर्मिंग फोर्स है तो इंटरनली एक्सटर्नली बराबर होता है। सो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हैं बाहर वाले को, but as per definition we need to use like this. This is the direction opposite. हाँ, अच्छा, डायरेक्शन की भी बात आपसे पूछ सकता है। जब आपका फोर्स एक्ट कर रहा था तो ये रिस्टोर करने के लिए ये फोर्स क्या कर रहा था, एक्सटर्नल फोर्स की लेंथ को बढ़ाना चाह रहा था। जैसे इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहेगा तो इंटरनल फोर्स एक्ट करेगा और इंटरनल फोर्स उसकी लेंथ को फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। सो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। यस, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, बट उसी उसी के पैरेलल ही एक्ट करेगा। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो इंटरनली भी परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल है तो इंटरनली भी पैरेलल आएगा। ओके, आपने फर्दर लिखा, सो टिल वी डोंट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स देयर इज नो इंटरनल फोर्स। यस, तो अगर किसी बॉडी पर आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है तो उसके पास इंटरनल फोर्स नहीं आएगा। इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल डिफॉर्मिंग फोर्सेस या रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएंगे। जिसको मैं इंटरनल बोल रहा हूँ ये बेसिकली कौन सा कहलाता है, दैट कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। इसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। सो रिस्टोरिंग फोर्सेस आर एक्टिंग इंटरनली, और जो आपने एक्सटर्नल लगाया था दैट वाज डिफॉर्मिंग फोर्स। नॉमेनक्लेचर ये जैसे आपको समझ में आ जाएगा, नाम भी बता रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स ट्राइज टू डिफॉर्म द बॉडी, whereas restoring force tries to restore the body or regain the original configuration। तो हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स को यूज करते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल नहीं लगाया, यानी डिफॉर्मिंग नहीं लगाया, तो रिस्टोरेशन का कोई सवाल नहीं उठता है। तो वो तभी आता है जब आप डिफॉर्मेशन करते हो। तो दो तरह के स्ट्रेस आपने पढ़ा, नॉर्मल, नॉर्मल के कुछ सब कैटेगरीज भी थे। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा कि ये शेयरिंग या टेंजेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख रहे हो, वो फिक्स्ड रहने से जो रिएक्शन फोर्स आता है उसे भी इंटरनल फोर्स, वो फिक्स रहने से जो रिएक्शन फोर्स आता है उसे भी इंटरनल फोर्सेस एक्ट हो गए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इंटरनल फोर्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था ना कि केवल अगर आपने एफ लगाया होता और इसको फिक्स नहीं किया होता तो फिर वो एक्सेलरेटिंग फोर्स बन गया होता है। तो फिक्स करने से क्या हुआ कि इधर भी एक फोर्स लगा और ये इक्वल एंड अपोजिट हुए, और तभी ये डिफॉर्मिंग नेचर का बना। इनकेस अगर आपने इसको फिक्स नहीं किया होता तो फिर ये जो एफ फोर्स है एक्सटर्नल, वो डिफॉर्मिंग कैटेगरी का नहीं होता, फिर वो किस कैटेगरी का होता है, एक्सिलरेटिंग कैटेगरी का होता।
और एक्सेलरेटिंग कैटेगरी में फिर डिफॉर्मेशन को हम लोग इग्नोर करते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो डिफॉर्म भी करता है और एक्सेलरेट भी कराता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगर उसने फिक्स कर दिया इसका मतलब हमको डिफॉर्मेशन पे फोकस करना है, अगर उसने फ्री कर दिया इसका मतलब हमको एक्सेलरेशन पे फोकस करना है। सो डिफॉर्मेशन के लिए रिएक्शन वाला पार्ट भी देखना होता है हमको, ये जो फिक्स की वजह से रिएक्शन आ रही है, अगर फिक्स नहीं आएगा, रिएक्शन नहीं आएगा तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं। डज इंटरनल फोर्स ओनली डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फोर्स? देखो इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं ना, इंटरनल फोर्सेस आर ऑफ वेरियस कैटेगरी, राइट। लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको भी इंटरनल कहते हैं, और भी कई कैटेगरीज का होता है। So internal force is a very general definition and it involves so many forces. What we are focusing upon internal में वो forces जो restoring nature के हैं, और वो restoring nature के forces को हमने को देखना होता है। हाँ, वो नट सेल में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि वो एज अ रिएक्शन आ रहे होते हैं, जो आपने एक्सटर्नल लगाया उसके रिएक्शन आ रहे हैं, तभी ये बॉडी क्या हुई, मूव नहीं की, वरना ये बॉडी मूव कर जाती है। अगर इसके फोर्सेस इम्बैलेंस होते तो फिर ये इसको मूव करना पड़ता। और लास्ट क्लास में लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया था, याद होगा आपको स्प्रिंग का, कि वो इक्वलेंट अपोजिट होते हैं तभी वो डिफॉर्मिंग होते हैं, इसका मतलब उनका सम जीरो हो जाता है। आफ्टर स्ट्रेस एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं, और फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ने के बाद उनके बीच के रिलेशन को पढ़ना है, और फिर कुछ क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि स्ट्रेस पे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टडी फर्स्ट स्ट्रेन, उसके बाद रिलेट करेंगे। अब ने कुछ लिखा उसको मैं पढ़ लेता हूँ जल्दी से। लेट अस से कि क्यूब हॉलो है तो रिस्टोरेशन फोर्स अलोंग द सरफेस आएंगे। यस, तो जहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बॉडी के मॉलिक्यूल्स, वो रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। हॉलो है, इनसाइड में एयर है, तो एयर रिस्टोर करने की कोशिश नहीं करेगी, या फिर करेगी भी तो वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगा, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। सो बॉडी खुद रिएक्ट करती है। इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। सो वो जिस मटेरियल को आप डिफॉर्म करते हो, वो मटेरियल अपने आप को रीगेन करने की कोशिश करता है। वो सारे मटेरियल्स ये करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस हो, कुछ भी हो। उनका ये अपना स्टोरी चलती है कि वो रीगेन करने की कोशिश करते हैं। बट ये सॉलिड्स में विजुअल होता है और उसको हम लोग स्टडी करते हैं। कुछ का हमने देखा था कि काफी रीगेन हो जाता है, एंड सर्टेन मटेरियल दे हैव अ वेरी मिनिमल अमाउंट ऑफ रिस्टोरेशन, लेकिन सभी के इनसाइड में फोर्सेस जरूर चल रहे होते हैं। नो स्ट्रेन एक डेफिनेशन है। स्ट्रेन बेसिकली अब आप आगे देखोगे कि जब आप फोर्स लगाते हो तो फोर्स लगाने के बाद बॉडी पहले डिफॉर्म होती है, और एक बार बॉडी डिफॉर्म हो गया तो फिर इंटरनल रिस्टोरेशन फोर्स आते हैं। तो सीक्वेंस कैसे चलता है, पहले आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से डिफॉर्मेशन हुआ, इसलिए जो फोर्स लगाते हो उसका नाम डिफॉर्मिंग फोर्स बोल देते हो। एक बार डिफॉर्मेशन हुआ तो फिर इंटरनल रिएक्शन आती है, तो रिस्टोरेशन फोर्स आते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स आते हैं। so for that force which you was that you applied was external force, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन के बाद रिस्टोरेशन आया, रिस्टोरेशन के बाद वो रीगेन करने की कोशिश करता है, रिस्टोरिंग फोर्सेस के बाद वो रीगेन करने की कोशिश करता है। ये स्टोरी चल रही होती है। नाउ ये जो डिफॉर्मेशन आया ना, इसी डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस रिस्टोरिंग की वजह से आती है। किसी भी बॉडी पे ऐसा पूछ सकता है कि लाइक पहले स्ट्रेन आता है तो स्ट्रेस होता है, या स्ट्रेस करने से स्ट्रेन होता है। आइडिया क्या होता है कि पहले वो स्ट्रेन कंडीशन में जाती है, डिफॉर्म कंडीशन में जाती है, फिर उससे डील करने के लिए वो रिस्टोर करने की कोशिश करती है। एनीवे, डेफिनेशन पर आ जाते हैं। डायरेक्टली हम डेफिनेशन बता देते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ change in configuration and original configuration.
So whenever you deform any body, so जब कभी आप डिफॉर्म करेंगे किसी बॉडी को तो उसके कन्फिगरेशन में चेंज जरूर आएगा क्योंकि वो डिफॉर्म हुआ है। और ओरिजिनल कन्फिगरेशन क्या था, दोनों का अगर आप रेशियो ले लेंगे तो उसको हम स्ट्रेंथ बोलने वाले हैं। as far as the formula is concerned, आप ऐसे फॉर्मूला भी बना सकते हो कि strain is equal to change in configuration divide by original configuration। कन्फिगरेशन में हम लोग लेंथ, वॉल्यूम और शेप को यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंगली इसका नाम बदल लेंगे। चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, एक ये कैटेगरी हो जाएगी। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये सेकंड कैटेगरी हो जाएगी। चेंज इन शेप डिवाइड बाय ओरिजिनल शेप, दैट्स थर्ड कैटेगरी। तो सेम क्वांटिटी का ये रेशियो आने वाला है या सेम पैरामीटर्स को यूज करने वाला है रेशियो में, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा और डायमेंशन लेस हो जाएगा। सो नो यूनिट। तो ये एक यूनिट लेस नंबर होता है जो कि रेशियो होता है सेम क्वांटिटी का, सेम क्वांटिटी के साथ चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल होता है। कई बार लोग इसको एप्सिलॉन से यूज करते हैं, सिंबल के लिए मैं बता देता हूँ। कुछ लोग इसके लिए म्यू लेटर यूज कर लेते हैं, कुछ लोग न्यू लेटर यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए काफी वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज होते हैं। सो आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ देम। कई बार लोग इसको केवल ई यूज कर लेते हैं, स्मॉल ई, स्ट्रेन। सो जो भी लेटर आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हो। हाँ, चेन जेन शेप कैसे लिखेंगे, अभी हम लोग उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कैसे हम लोग लिखते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन, या सो व्हेन वी आर लर्निंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन, उस पर आप लर्न करोगे कि कन्फिगरेशन को हम कैसे मेजर करते हैं और क्या क्या है। डिपेंडिंग अपॉन दिस कन्फिगरेशन को 3 टाइप्स की कैटेगरी पर रखते हैं। पहला टाइप है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम बोलेंगे, ये लेंथ से रिलेटेड होता है। सो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसके लिए क्या करना होता है आपको, वो लेंथ लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करोगे। ऑफ कोर्स सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक रॉड थी और इस रॉड पर आपने फोर्स लगाया, इधर से भी एक एफ फोर्स लगाया, इधर से भी एफ फोर्स लगाया, या फिर एक तरफ फिक्स करके दूसरी तरफ से फोर्स आपने अप्लाई किया। तो जब आप ऐसा करोगे तो आप पाओगे कि उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आ जाएगा। सो लेट से कि उसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, कितना बढ़ता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर, बट यहाँ पर हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं। सो लेट से कि ये जो ओरिजिनल लेंथ है वो एल थी और ये जो लेंथ है वो डेल्टा एल है। डेल्टा एल इज चेंज। सो या तो वो आपको डेल्टा एल दे देगा या फिर आपसे डेल्टा एल कैलकुलेट करवा लेगा। सो क्या इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ एल। सो डेल्टा एल अपॉन एल बिकम्स द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मेकिंग सेंस? सो लॉन्गिट्यूडनल टर्म का यूज करेंगे जब लीनियर ऑब्जेक्ट्स होंगे। उसके लिए कौन सी स्ट्रेस लग रही होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रही होगी। यहाँ पर जैसे मैंने टेंसाइल दिखाया है, कंप्रेशन भी हो सकता था। सो कंप्रेशन और टेंसाइल को मिलकर के हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल नाम दिया था, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आता है, ऐसा बोल सकते हो। सेकेंड टाइप वॉल्यूमेट्रिक, तो इसको लिखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये कन्फिगरेशन कन्फिगरेशन को आप कैसे रीड कर रहे हो, वॉल्यूम पे टर्म में रीड कर रहे हो। तो इसका ये काफी पॉपुलर एग्जांपल रहता है। लेट्स से कि आपने ये स्फीयर है, इस स्फीयर को प्लेस कर दिया किसी लिक्विड के इनसाइड में या फिर कहीं जहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो आप पाओगे कि इस पर नॉर्मल फोर्सेस ऐसे लगेंगे, प्रेशर फोर्सेस यू कैन कॉल देम। अगर इस तरह से फोर्स एक्ट कर रहा है तो क्या ये फोर्स का रिजल्टेंट सम जीरो आने वाला है, एज्यूमिंग कि प्रेशर कांस्टेंट था आउटसाइड का। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट था तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो आएगा। इसका मतलब ये जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है एंड दे आर बेसिकली कॉजिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, उसकी वजह से इसके साइज में क्या फर्क पड़ेगा, इसका साइज कम हो जाएगा। सो इनिशियली इसका वॉल्यूम लेट से v था,
v था वॉल्यूम, बाद में इसके पास जो वॉल्यूम है v माइनस डेल्टा v बचेगा। दैट मीन्स सर्टेन पार्ट ऑफ द वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम का रिडक्शन हो जाएगा। सो अगर इसके वॉल्यूम का रिडक्शन हो गया, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लोग लिखने वाले हैं, अभी आपको दिखाते हैं प्रीवियस स्लाइड, लेट मी कंप्लीट दिस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन is going to be equal to change in volume divided by original volume। सो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कैन वी से कि ये डेल्टा वी डिवाइड बाई वी के बराबर हो जाएगा। सो वॉल्यूमेट्रिक मेजर करना आपके लिए आसान है। कोई ओरिजिनल वॉल्यूम दिया होगा और उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे, वो डिफॉर्म हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा यानी चेंज हो जाएगा। तो अगर चेंज इन वॉल्यूम आया तो उसको लिखेंगे डिवाइड बाई वी लिखेंगे। आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, बट जनरली हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो चेंज को डेल्टा वी बाई वी लिख सकते हैं। और आप नेगेटिव भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया है वो चेंज न्यूट्रल वर्ड होता है, राइट। तो जब कभी चेंज वर्ड यूज किया जाए तो प्लस और माइनस को हमको दिखाना होता है। यू आर राइट, तो हम यहाँ पे माइनस दिखाएंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो फिर हम प्लस दिखाएंगे। सो माइनस आप लगा लीजिए, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि चेंज वर्ड यूज किया है। सो चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, सो माइनस डेल्टा वी बाई वी यहाँ पे कर देंगे। प्रीवियस स्लाइड ये, अब देख लीजिए एक बार अगर आपको इस पे कुछ देखना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शेप वाला केस करता है। इस केस में डेल्टा एल मैंने बढ़ते हुए दिखाया था इसलिए पॉजिटिव लिखा है, और अगर कंप्रेशन दिखाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस लिखेंगे। सो चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल ऑलवेज। नाउ थर्ड इज गोइंग टू बी शेयरिंग, और ये शेप से रिलेटेड है तो इसको हम बोलेंगे दैट इज अ शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस के बारे में आपने देखा था कि शेयरिंग स्ट्रेस के लिए कैसा फोर्स लगना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स लगना चाहिए। सो हाउ टू पुट इट, कुछ इस तरह से बना सकते हैं कि लेट से ये अपने पास एक बॉडी थी और ये थोड़ा एक बार समझ लेंगे तो वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए आपको समझ में आ जाएगा क्या चलता है इसके साथ। ये एक बॉडी थी, क्यूबॉइडल, क्यूब और जो भी आप समझना चाहें, 3 डायमेंशनल, और आपने इसको क्या किया, ग्राउंड पे फिक्स कर दिया। सो दैट्स फिक्स ऑन दिस ग्राउंड, हियर इज अ ग्राउंड, और ये फिक्स्ड है। लॉन्गिट्यूड, सिंस ये शेयरिंग की बात हो रही है तो फिर हमने शेयरिंग के लिए टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। लेट्स ऐसा फोर्स लगाया ये। सो इसके साथ क्या होने वाला है, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा, आप पाएंगे कि इसका शेप चेंज करेगा। शेप चेंज कैसे करेगा वो समझते हैं। सो इन केस आपने ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगाया एरिया पर, सो ये क्या करेगा, टॉप वाले सरफेस को मूव करा देगा और बॉटम वाला सरफेस हमारा वहीं पे रहेगा। तो ये जो बॉटम वाला सरफेस है ये फिक्स रहेगा, दैट वोंट मूव। बट ये जो टॉप का सरफेस है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा, तो इसका जो कुछ अपीयरेंस है वो ऐसा आ जाएगा। इसको मैं 2 डायमेंशनल में दिखा दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी का एक दूसरा वर्जन यहाँ पे बना देते हैं 2 डायमेंशनल पिक्चर में, और साइड से आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये फिक्स्ड है, सेम क्यूब की मैं बात कर रहा हूँ और क्यूबॉइड की, and you are applying the force like this, that's a tangential force. So how it will look later on is going to be like this. ये जो डायमेंशन थी, वर्टिकल लेंथ थी, वो ऐसा चला जाएगा। सो कैन यू थिंक ऑफ कि ये जो वर्टिकल प्लेन था वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्ट हो जाएगा। सो ये जो वर्टिकल लाइन थी, अब बाद में वर्टिकल लाइन कितना एंगल बनाया, सो इस थीटा को हम मेजर करेंगे। आप पाओगे कि ये भी वही थीटा होगा आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के लिए। सो ये जो थीटा एंगल बना हुआ है, दिस थीटा एंगल इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन, और इसको इससे हमको उसको शेप को मेजर करते हैं कि इसकी शेप डिफॉर्म हो गई, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन को अगर डिफाइन करना होगा तो क्या बोलेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स सरफेस हाउ मच द एंगल वर्टिकल वॉल मूव्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स। तो जब कभी हम टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो फिक्स सरफेस के रिस्पेक्ट में जो वर्टिकल सरफेस या वॉल या
एज होती है वो कितने एंगल से टिल्ट करती है, और जितने एंगल से वो टिल्ट करेगी उसी एंगल को हम शियरिंग स्ट्रेन बोलने वाले हैं, और इस शियरिंग स्ट्रेन को हम रेडियन में मेजर करेंगे. सो थीटा हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. सो दैट्स व्हाट द डेफिनेशन इज. अगर आपको समझ में आ गया होगा तो काफी है. आगे एग्जाम में क्वेश्चन में हम लोग इसको यूज करेंगे, और नहीं आया तो मैं इसको लिख भी सकता हूँ. विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स सरफेस परपेंडिकुलर एज कितने एंगल से टिल्ट होती है या फिर बेंड होती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, उसको हम लोग शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं. सो मैं लिख देता हूँ सिंस आपने बोला है और आपको नीड भी है, सो आपके काम आएगी. यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ. इट इज द एंगल in radians by which the perpendicular plane bends with respect to the fixed plane of a cube or cuboid. So इस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखी जा सकती है. इट इज द एंगल इन रेडियन बाय विच द परपेंडिकुलर प्लेन, परपेंडिकुलर का मतलब हुआ जो फिक्स के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लेन बेंड्स विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स प्लेन ऑफ अ क्यूब. तो किसी क्यूब का अगर एक प्लेन को आप फिक्स कर देते हो, क्यूबाइड का भी चलेगा, प्लेन को फिक्स कर देते हो और टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो कितने एंगल से बनेगा. ये पिक्चर अपने आप में एक्सप्लेन करने वाली है. ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है, ये 3 डायमेंशनल है. 3 डायमेंशनल मैंने डिफॉर्म्ड पिक्चर नहीं बनाई है क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, इस पे आपको इजीली दिखेगा. शियरिंग स्ट्रेन में वॉल्यूम चेंज नहीं आता है, केवल शेप में चेंज आता है. वॉल्यूमेट्रिक में आप पाओगे कि वॉल्यूम में चेंज आता है, शेप वही रहती है. क्यूबॉइड और क्यूब, ये जनरल डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो, सभी के लिए ट्रू होती है एज फार एज द डेफिनेशन इज कंसर्न. बट क्या होता है कि बाकी समय मेजर करना हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है. आप सोचो कि लाइक इस स्फीयर को अगर हमने यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो उसके जो थीटा का मेजरमेंट है वो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ये क्यूब और क्यूबॉइडल के लिए ही अपने अपने लिए इम्पोर्टेंट है एज ऑफ नाउ. और जब कभी डेफिनेशन की बात आएगी तो हम बोलेंगे एज अ डेफिनेशन ये शेयरिंग का मतलब टेंजेंशियल फोर्स की वजह से आती है और एक सरफेस के रिस्पेक्ट में उसका परपेंडिकुलर सरफेस कैसे मूव करता है. सो क्यूब और क्यूबाइड के लिए हम इजिली कैलकुलेट कर पाते हैं थीटा को, अदर्स बॉडीज के लिए नहीं. लेकिन ये शेयरिंग स्ट्रेन हर बॉडी पर हो सकती है जहां पर भी शेयरिंग फोर्स लग रहा होगा. हाँ, सिलेंडर पे भी आप किसी भी बॉडी पे लगा सकते हो. किसी भी बॉडी पर जब टेंजेंशियल फोर्स आप लगाओगे ना, तो जब कभी आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया है तो उसकी वजह से टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेन आएगी. इसको टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते हैं. तो उसको अगर आप मेजर कर पाते हो तो आप जरूर कीजिए. लेकिन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर आपके लेवल पे जो बात करेगा वो क्यूबाइडल शेप के बारे में ही कर पाएगा, क्योंकि उसके केस में हम ये थीटा निकाल पाएंगे इजिली. या फिर कोई और बॉडी का नाम लेगा तो वो थीटा आपको दे देगा, मेजर करने के लिए नहीं बोलेगा. तो अगर शेयरिंग स्ट्रेन आपको दी होगी तो थीटा आपको पता होगा, फिर आपको ये मेजर करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपको मेजर करने की बात करेगा तो फिर ये सिंपल बॉडीज के लिए बात करने वाला है. हाँ, अगर ये स्ट्रेन आपको दिया होगा तो फिर आपसे और इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है. और कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं कि वो स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है और किस तरह से वो एक इन्फॉर्मेशन से हम दूसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हैं. So, as a concept, it's true for all the bodies. Wherever the tangential force is acting, there's going to be a shearing strain. So, wherever the tangential force is acting, there's going to be a shearing strain. Whereas the normal force is acting, there's going to be either volumetric or longitudinal, depending on the body, whether it's a one-dimensional or multi-dimensional. Are you getting my point? लेकिन कैलकुलेशन के लिए क्यूब डेफिनेशन के लिए हमने क्यूब या क्यूबॉइड वर्ड यूज किया है, बिकॉज उसके लिए पिक्चर दिखाना और इसे आपको विजुलाइज करा पाना हमारे लिए इजी था, और आपके लिए भी. और बुक्स में भी इसी तरह से डिफाइन करते हैं. इसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक रिलेशन है जिस पर ये बात करते हैं, उस रिलेशन को पढ़ सकते हैं, हुक्स लॉ. लेकिन उस पर जाने से पहले एक दो एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें जितना आपने पढ़ा उसके बेसिस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये आपको डीप में इंटरनलाइज करने में हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली स्ट्रेस,
स्ट्रेस में नॉर्मल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयरिंग कैसे करते हैं और स्ट्रेन भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी कहानी। फिर आगे उसके डेरिवेशंस पे जाएंगे। सो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से कि अपने पास एक रॉड है, रॉड जैसा लेते हैं, ये रॉड है। इस रॉड को आपने यहाँ पर फिक्स कर दिया, चलेगा। और आपने एक फोर्स लगाया यहाँ पर इस तरह से, F, जो कि ये वर्टिकल डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है। तो पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख भी देता हूँ। रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है ऑफ क्रॉस सेक्शन और क्रॉस सेक्शनल एरिया A is subjected with a force F as shown in the figure. Find number 1 normal stress। ये इजी हो गया बट स्टिल इजी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो अपने को नॉर्मल स्ट्रेस पता करनी है, हाउ मच द नॉर्मल स्ट्रेस इज गोइंग टू बी ऑन दिस रॉड। और निकालिए ड्रॉ करने के बाद। गुड। सो यू विल फाइंड कि इसके दो कंपोनेंट्स आपको करने पड़ेंगे फोर्स के। एक इस डायरेक्शन में F sin थीटा, एक इस डायरेक्शन में जाएगा F cos थीटा। cos थीटा sin थीटा को हम लोग जानते हैं कैसे लिखना होता है। और बाकी किस एरिया पे लग रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगा देंगे। सो दैट विल बिकम F sin थीटा डिवाइड बाय एरिया, एरिया इज A। परफेक्टली करेक्ट आंसर जा रहा है। और अगर आपसे टेंजेंशियल या शियरिंग स्ट्रेस पूछा होता, शियरिंग स्ट्रेस, तो नीड नॉट टू से टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया बोलते, आप cos थीटा लगा देते। थर्ड पार्ट को पूछ लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको सोचने में मजबूर भी करेगा और अपना काम भी हो जाएगा। लेट से कि इसके अंदर एक एरिया को इमेजिन करते हैं, ये एरिया है, ये 2 डायमेंशन में दिखाया गया, 3 डायमेंशन में देखोगे तो ये सर्कुलर टाइप का नजर आएगा अगर ये सर्कुलर रॉड है तो। ये इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये जो एक इंटरनली एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया है और लेट से ये अल्फा एंगल बनाता है इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस acting on the area having एंगल अल्फा। जिसके साथ हमने एंगल अल्फा बताया है, उस एरिया पर कितना नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, ये अपने को बताना है। इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आप डेफिनेशन से जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिस एरिया के बारे में बात किया उस एरिया को ड्रॉ करो एंड देन फाइंड आउट कि नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकालनी होती है। तो नॉर्मल टू दैट एरिया फोर्स आपको चाहिए होगा, नॉर्मल टू दैट एरिया फोर्स आपको चाहिए होगा। और
फिर उसके बाद आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बट स्टिल यू कैन ट्राई एटलीस्ट. ओके, जब तक आप ट्राई कर रहे हो मैं भी आपके साथ पैरेलल फिगर बनाना स्टार्ट करता हूँ. सो ऑफ कोर्स क्या करना होता है कि उस एरिया को निकालने के लिए आप किसी एक पोर्शन का एबीडी बनाएंगे, और मे बी लाइक कि इस वाले पोर्शन का, जिससे आपको फोर्स पता चल जाए. तो मैं उसी एबीडी को बनाता, और इस एरिया के बारे में बात हो रही, इस एरिया के बारे में बात हो रही है. ये एंगल अल्फा बनाता है यहाँ से, ये अपने को पता है. और अपने को क्या पता था, अपने को ये नोन था कि यहाँ पर फोर्स एफ लग रहा है. And we also knew this point कि this angle is alpha. This is the ABD of that segment. जिस तरह से हम टेंशन निकालते थे स्ट्रिंग में या रॉड में, exactly same thing we are following. इस सिचुएशन से अपने को ये पता चला कि ये रॉड का ये जो पोर्शन है मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फिक्स्ड है, इट्स नॉट मूविंग. सिंस इट्स नॉट मूविंग, देन यूल फाइंड कि इस पर भी फोर्स बैलेंस होंगे. तो इस एफ को बैलेंस करने वाला एक इंटरनल फोर्स इस पे जरूर आएगा, और वो इंटरनल फोर्स कुछ इस तरह से आएगा कि जो इसको बैलेंस कर रहा होगा. तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते थे, मे बी लाइक हेयर, कहीं भी आप ड्रॉ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. और इस वर्टिकल लाइन के अपोजिट अपने को इसके अपोजिट एक फोर्स दिखाना है. तो ऐसा दिखाएंगे तो ये एंगल थीटा जाएगा. इसका मतलब है इट्स गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ दिस. थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, एक बार एग्जाम में आया भी था तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट स्टिल अगर आपको ये समझ में आएगा तो आगे कहानी समझ में आ जाएगी. अगर ये ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स ये एंगल, टोटल एंगल कितना जा रहा है, थीटा जा रहा है. इसका काउंटर वर्जन आएगा, ये एंगल थीटा जाएगा. इस सरफेस पे इसको आना पड़ेगा. अगर इस सरफेस पे ही आ रहा है तो अपने को क्या करना होगा, इसके दो कंपोनेंट करने होंगे. आप चाहो तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर सकते हो, जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए थे. या फिर आप ये काम करो कि आपको ये सरफेस जो दिख रहा है ना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और पैरेलल जाना चाहिए, क्योंकि हमको नॉर्मल टू द सरफेस चाहिए, तो सरफेस के परपेंडिकुलर जाना है. सो अगर हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर जाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो क्या अपने पास दो कंपोनेंट कुछ इस तरह से आने चाहिए. एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ करना होगा, और एक कंपोनेंट उस सरफेस के पैरेलल ड्रॉ करना होगा. आप कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए मैथमेटिक्स को यूज कर रहे हो. अगर आप इस तरह से बढ़ते हो, तो क्या ये जो फोर्स है, ये हमारे इंटरेस्ट का फोर्स है. यही फोर्स अपने को चाहिए नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए. अब इसका वैल्यू कितना आएगा वो देख लेते हैं. सो कैन वी आइडेंटिफाई व्हाट दिस इज गोइंग टू बी, क्योंकि ये इससे टोटल एंगल बना रहा था थीटा वर्टिकल लाइन से, और ये ग्राउंड से अल्फा था, तो वो 90 माइनस अल्फा रहा होगा. तो इस एंगल के बारे में कुछ ख्याल दे पाए तो अच्छी बात है. उसके लिए अगर थोड़ा सा और डिटेल वर्जन ड्रॉ किया जाए तो आपको जमेगा. या फिर आप ऐसा बोल लेते हैं कि ये इंटायर एंगल थीटा है, दिस थीटा, और इसके अंदर वाला जो एंगल रहा होगा वो 90 माइनस अल्फा. तो क्या आप एग्री करोगे, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, थीटा माइनस 90 माइनस अल्फा. बेसिकली दिस एंगल इज थीटा प्लस अल्फा माइनस 90. You can check this mathematics, not a big deal. Total angle was theta. उसमें से हमने ऊपर वाला एंगल हटा दिया. कौन सा एंगल हटाया, ये वाला एंगल. इसको अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री शो कराते हैं, तो ये जो ऊपर वाला एंगल होगा वो 90 माइनस अल्फा बनेगा, और 90 माइनस अल्फा हटा दिया तो बचा हुआ एंगल अपने को मिल जाएगा. ये प्रॉपर होगा. इसके बाद अगर ये एंगल निकालना चाहते हो, इसको 90 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 90 में सब्ट्रैक्ट करोगे वो भी एंगल आ जाएगा. सो अपने पास कुछ फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा. दिस विल बी एफ cos theta plus alpha minus 90. What about this? This will be f sin theta plus alpha minus 90. कैलकुलेशन को आप एक बार वेरीफाई कर सकते हो. कुछ ऐसा
इश्यूज आते हैं तो मैं उसको रिजॉल्व कर सकता हूँ, नॉट अ बिग डील। सो इस तरह से अपने को दो कंपोनेंट निकल के आ गए। तो क्या अपने को परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गया? बिल्कुल मिल गया। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में और फोकस करना चाह रहा था, वो एरिया के बारे में था। कि आपको जानते हो कि जो नॉर्मल स्ट्रेस आता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस को आप लिखते हो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स डिवाइड बाई एरिया। नॉर्मल फोर्स तो अपने को पता चल गया, थीटा अल्फा के टर्म में, थीटा अल्फा दोनों दिए, 90 हम जानते हैं, साइन जानते हैं, एफ दिया गया, सारा कुछ गिवन है। एरिया कैलकुलेट करना है। अब क्या एरिया को हम लोग ए लिख सकते हैं? जनरली लोग पहले ग्लिम्स में उसको ए लिख जाएंगे। ए नहीं लिखने का, अपने को वो एरिया लिखना है जो ये क्रॉस सेक्शन आ रहा है। कैन वी से कि ये जो एरिया होगा वो ए से डेफिनेटली बड़ा रहा होगा, बिल्कुल बड़ा रहा होगा। तो एरिया को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसा बोलो कि ये इस एरिया का नाम हम ए डैश दे देते हैं, और ये जो वर्टिकल वाला एरिया है वो कौन सा एरिया है? वो ए। दोनों के बीच का एंगल अल्फा बन रहा है। सो ये जो वर्टिकल वाला है उसका प्रोजेक्शन है। एरिया इज अ वेक्टर, यू कैन थिंक ऑफ। सो ए डैश का कॉस अल्फा या साइन अल्फा वर्जन ये आ जाएगा। तो ए डैश sin alpha is going to be equal to a. So what this a dash is going to be a divided by sin alpha. So ये sin alpha इधर आ जाएगा, a dash आएगा। तो आपको एरिया भी पता चल गया। अब आप अपना आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, f sin थीटा प्लस अल्फा माइनस 90 डिवाइडेड बाई a dash which is a upon sin alpha. Now apart from the calculation and its difficultyness कि कैलकुलेशन कितना टफ है, कितना ज्यादा है, आपको कुछ पॉइंट्स पर ख्याल रखना है। कौन सा? जिस एरिया के बारे में बात किया जाए उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उस सरफेस एरिया पर लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स कैलकुलेट करेंगे फॉर नॉर्मल स्ट्रेस। शेयरिंग के लिए हम इस वाले फोर्स को यूज कर लेंगे, शेयरिंग पता चल जाएगा। सो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे इनसाइड आपसे पूछा जा सकता है बाहर फोर्स दे करके। ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया, उसने एग्जाम में जब कभी पूछा था तो ये थीटा को 90 रखा था, केवल ये फोर्स दिया था। तो उससे थीटा आपका अगर 90 हो जाएगा तो स्टोरी और भी आसान हो जाएगी। थीटा को 90 रखोगे तो ये 90 और 90 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हो। इस पे कोई कंसर्न आया हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको समझ में आ गया है तो अपना पर्पस कंप्लीट हो जाता है। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछता है, कोई भी इंटरनल एरिया कंसीडर करता है, तो आप एक्सटर्नल फोर्स को यूज करके इंटरनल फोर्स लगाएंगे। इसके बाद उसके कंपोनेंट्स करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द नीड कि किधर करना है और डिमांड, और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। आपने आंसर्स दिए थे, कई लोगों ने बहुत आंसर दिए, और अब आप चेक कर सकते हो कि क्या एग्जैक्टली आपका मैच कर रहा है या फिर कुछ उसमें चेंज करने की जरूरत है। इसके बाद आपने लिखा है कुछ, सर डायग्राम इज अ बिट कंजेस्टेड, कैन यू प्लीज ड्रॉ बिगर वन फॉर एंगल्स। ओके, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल पोर्शन है, आप चाहोगे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिगर भी ड्रॉ कर देता हूँ। Can you please repeat how you wrote alpha in terms of theta? Okay, that's mathematics, basic trigonometry, but still I'm going to explain how those angles are coming. Uh, but area in 2D, can we find the first relation between radii and then find the relation between areas? You can go for that as well. In case अगर आप रेडियस भी नहीं पता करते हो तो इस तरह से कंपोनेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं तो इसका जो भी क्रॉस सेक्शन आएगा वो सिमिलर तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो जिस तरह से आपने एरिया कैलकुलेट किया इस तरह से भी कर सकते हो, आप रेडियस का रिलेशन पता करके भी कर सकते हो। यू विल फाइंड द सेम रिलेशन इज गोइंग टू कम बैक। यू कैन ट्राई इन दैट वे एज वेल। और एरिया को हम वेक्टर जैसा ट्रीट करते हैं, आप ऐसा समझो ना, एरिया को हम वेक्टर जैसा भी ट्रीट करते हैं तो उसके कंपोनेंट कर लेते हैं। वी कैन मेक द कंपोनेंट ऑफ एरिया एज वेल। वो मैं और थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ फिगर ड्रॉ करके। देन यू आर राइटिंग सबका आंसर गलत है। ओके कोई बात नहीं, आपको लर्न करना है। गलत सही इसके बाद, एक बार सीखने के बाद आप गलत सही समझते हैं, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। रेडियाई के साथ ऐसा जाएगा। ओके देखो क्या है, दोनों पॉइंट्स हैं, मैं एक बार रिपीट करता हूँ और स्टोरी को भी अकॉर्डिंगली बताता।
ये रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको सर्कुलर भी दे सकता है और मे बी लाइक वो रेक्टेंगुलर भी दे सकता है, जैसा भी होगा वो अलग स्टोरी है। तो अपने को क्या करने का, हाँ पहले मैं ये थीटा के बारे में बता देता हूँ, फिर एरिया पे आ जाता हूँ। थीटा मैंने कैसे रिलेट किया है, अगर मैं पिक्चर को थोड़ा सा इलेबोरेट करूँ तो कुछ ये जो वर्टिकल लाइन थी, इस वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सेपरेटली। वहां से एक ऐसा लाइन जा रहा था, ऐसा, ये हमारे लिए नया एरिया था। और इसको अगर ऐसा ज्वाइन कर लोगे, सो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पुराना एरिया है और ये नया एरिया है। इस एंगल का नाम आपने अल्फा दिया था, या फिर क्वेश्चन ने आपको अल्फा दे करके भेजा था। फिर अपने को एक फोर्स डिसाइड करना था, या एक फोर्स अपने को मिला जो कि इस वर्टिकल से यहाँ से कुछ थीटा एंगल पर ये फोर्स एक्ट कर रहा था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एंगल था वो थीटा एंगल रहा था, थीटा, टोटल एंगल थीटा था। वो इसका काउंटर वर्जन से पता चला। फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये छोटा सा जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है। सो दिस मस्ट बी 90 माइनस अल्फा। ऑफ कोर्स अगर आपको ये दो पॉइंट्स पता चलते हैं तो अपने को ये एंगल की जरूरत थी, दिस वन, रेड कलर का जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी इसलिए जरूरत थी कि हम एफ का कंपोनेंट इधर कॉस थीटा बोल पाए और इधर हम एफ को साइन एंगल बोल पाए, जो एंगल यहाँ पर आएगा। सपोज कर लीजिए इसका नाम बीटा दे देते हैं, बीटा। तो आप बोलोगे दिस इज गोइंग टू बी एफ साइन बीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी एफ कॉस बीटा। आर गेटिंग माय पॉइंट? नाउ अब अपने को बीटा चाहिए। सो क्या हम बीटा को पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आप कैसे बोलोगे कि बीटा प्लस दिस इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा एंड 90 माइनस अल्फा। तो बीटा मस्ट बी इक्वल टू थीटा में से 90 माइनस अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो थीटा में से 90 माइनस अल्फा, थीटा में से 90 माइनस अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो यहाँ से हमको ये एंगल पता चल जाता है। सो दिस कम्स आउट टू बी थीटा प्लस अल्फा माइनस 90। अब वो अल्फा थीटा की वैल्यू दे देगा तो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे हम पता कर लेंगे कितना जा रहा है। बट अभी जिस तरह से हमने यूज किया उस तरह से हम ये लिख सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा बड़ा दिखा करके कैसे आ रहा है इनका, आ भी जाना चाहिए। नाउ कम टू दिस एरिया। एरिया स्टफ की एरिया के बारे में क्या बात कर सकते हैं? नाउ कम टू एरिया। इसके लिए हम सेपरेट पिक्चर यूज कर लेते हैं, थोड़ा और भी एलेबरेट कर देते हैं बिगर सेंस में। और लेट्स से कि ये क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया को अपने को चाहिए एंड लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, लेट्स से दिस एरिया इज ए। ये 2 डायमेंशनल होता है डेफिनेटली, और इसको हमने 2D फिगर दिखाया है, लेकिन जो इसका एरिया है ये वाला एरिया हम नहीं यूज कर रहे हैं, वो जो इसके प्लेन के इनसाइड जा रहा है। सो अगर हम इसको रफली दिखाएं, सपोज कर लीजिए रॉड को रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर भी मान सकते हो, दोनों में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। रेक्टेंगुलर दिखाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैं इसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कैच कर रहा हूँ। कुछ ऐसा, सम सॉर्ट ऑफ दिस 3 डायमेंशन बनाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको विजुलाइज करना थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। वो क्रॉस सेक्शन जो शेडेड है, जिसको मैं भी शेड कर रहा हूँ, ये ए दिया हुआ है। अपने को कौन सा क्रॉस सेक्शन चाहिए? अपने को चाहिए इसी का ये वर्जन। ड्रॉ करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। कुछ ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और प्रॉपर बनाने की कोशिश करें एंड लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, दैट विल बी मच बेटर। ऐसा ले जाओ आप, इसके बाद इसको इस तरह से लेके आओ। तो ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया को अपने को चाहिए 3 डायमेंशन में। अब आपको समझ में आ रहा होगा। सो ये क्रॉस सेक्शन ए है, ये वाला क्रॉस सेक्शन ए डैश है, इसी ए डैश को अपने को चाहिए। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको हम वेक्टर जैसा डील कर लेते हैं। और एरिया का वेक्टर जो होता है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। सो इसका जो डायरेक्शन आएगा वो आप पाओगे कि इस तरह से जाएगा, ऐसा। अगर मैं ब्लैक कलर से बनाऊं तो ज्यादा अच्छे से दिखने वाला है आपको। दिस वन, ये ए डैश की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और परपेंडिकुलर टू द सरफेस का मतलब हुआ कि ये अभी अल्फा एंगल इधर से बना रहा था, तो क्या इसका एंगल हम पता कर सकते हैं कि ये एंगल अल्फा जाने वाला है?
बोल सकते हैं। और ये जो एरिया होगा, ये एरिया अपना इधर जा रहा था ए। अल्फा को एक बार हम लोग और चेक कर लेते हैं कि क्या मैंने अल्फा साइड से ड्रॉ किया है। अगर हम इसको इस तरह से ले जाएंगे तो 90 बनेगा। अल्फा थोड़ा सा उल्टा हो गया, इस एंगल को अल्फा बोलोगे आप, चेक कर लीजिए। और इस एरिया को आप ए बोल सकते हो। ये वेक्टर वाइज है, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया डैश वेक्टर है। नाउ ये जो एरिया ए डैश है उसके दो कंपोनेंट आप कर सकते हो, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक पैरेलल डायरेक्शन में। पैरेलल मतलब इसके डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन, हाउ टू गो फॉर दिस वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसा भी बोल सकते थे हम, एक ऐसा डायरेक्शन पे कर सकते हो और एक ऐसा डायरेक्शन पे भी कर सकते हो। अल्फा एंगल आपको थोड़ा सा ट्रबल कर रहा है और हमको भी ट्रबल कर रहा है, तो मैं अल्फा का शॉर्ट आउट कर देता हूँ। एरिया वेक्टर आपको समझ में आया कि ए डैश का मतलब हुआ उस सरफेस के परपेंडिकुलर। मैं रीटेक कर ले रहा हूँ सारा पॉइंट ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ये ए डैश समझ में आ रहा है, इसकी ये डायरेक्शन समझ में आ रही है एज ए वेक्टर। फिर आप अल्फा निकालना चाहोगे तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आप पाओगे कि इसको जब आपने वर्टिकल ड्रॉप किया तो ये 90 रहा होगा, तो ये 90 माइनस अल्फा रहा होगा, और ये टोटल परपेंडिकुलर है तो ये एंगल अल्फा जाएगा, ये एंगल अल्फा जाएगा। एक्सप्लेन करते हुए, एंड देन आफ्टर यूल फाइंड कि ए डैश ए वेक्टर के दो कंपोनेंट पॉसिबल है, एक ये कंपोनेंट है और दूसरा ये कंपोनेंट है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको अटेंशन देना पड़ेगा क्योंकि एरिया अलग है, वेक्टर अलग होता है। उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू होता है। तो इसका ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा ए डैश कॉस अल्फा, ये आएगा ए डैश साइन अल्फा। और आप पाओगे कि इसका जो ये कंपोनेंट एरिया वो इस कंपोनेंट के बराबर है। सो आप ऐसा लिख सकते हो ए डैश साइन अल्फा इज इक्वल टू ए। इतना मैंने इलेबोरेट सिर्फ एक पर्पस के लिए किया कि फ्यूचर में कई जगह पर आपको एरिया का कंपोनेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो जब एरिया के कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी तो एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर लेने का, फिर उसके कंपोनेंट करने का, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि दूसरा क्या जा रहा है। तो यहाँ से आपको ए डैश की वैल्यू जो मिलेगी वो ए अपॉन साइन अल्फा मिल जाएगी। डायरेक्टली आप ये कर सकते हो। और अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि अदरवाइज आपकी डायमेंशन पकड़ना होगा। तो आप ये डायमेंशन पकड़ो, फिर ये डायमेंशन कैलकुलेट करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इवन इफ सर्कुलर होता है तो उसके केस पे भी आप देखोगे कि किस तरह से कर रहा है, तो सर्कुलर केस में भी आपको सॉल्व करोगे तो आपको यही आंसर आएगा। हाँ, अपने सर्कुलर में जो साइन स्क्वायर आपको समझ में आ गया होगा वो किसी एक मिस्टेक की वजह से आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो कंप्लीट सर्कल नहीं होगा। गेटिंग दिस, वो इलिप्टिकल शेप पे चला जाएगा। तो उसके लिए फिर ए बी कैलकुलेट करके आप उसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली आप यही पता करोगे। हाँ, वो इलिप्टिकल शेप पे चला जाएगा। तो वहां से भी जब आप उसका ए बी कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि सेम स्टोरी आएगी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट कैलकुलेशन डीपर इनसाइड, हम एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं। उसका प्रोजेक्शन एरिया हम लोगों ने बात भी किया ना, प्रेशर में प्रोजेक्शन एरिया लिया है। प्रोजेक्शन हम लोग तभी लेते हैं, यानी कंपोनेंट तभी लेते हैं जब वो वेक्टर होता है। तो इसका और आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसके दो एरियाज बनने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन देते हो तो इसको आप और भी कई तरह से समझ सकते हो, जैसे प्रोजेक्शन एरिया। और इसका हम लोगों ने प्रेशर वाले क्वेश्चन में किया था, अगर आपको याद हो। इसको हम दो वेक्टर्स में डील कर सकते हैं, एक ये एरिया आएगा प्रोजेक्शन, और एक ये एरिया आएगा बेस वाला। सो ये जो वर्टिकल मैंने बनाया वो ए के बराबर है, जो बेस पे बनाया है वो उसका कॉस वर्जन है। तो इस तरह से वेक्टर का प्रोजेक्शन भी देख सकते हो। ये प्रोजेक्शन ऑन द ग्राउंड है, ये प्रोजेक्शन ऑन द परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर है उसको वेक्टर की तरह डील कर ले रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से स्टोरी चल रही है। तो एरिया का जब भी कंपोनेंट्स करना हो आप इस तरह से कर सकते हो, एंड जस्ट लाइक वेक्टर आप उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं। आपने कुछ और एक पॉइंट पूछा था, आप उसको रीराइट कर दीजिए, दिमाग से निकल रहा है। यू हैड समथिंग, रिपीट करने वाला मैंने कर दिया है, डायग्राम भी बना दिया है। if your answer is, if your question is unanswered please type it, otherwise हम लोग आगे बढ़ते हैं। that's called Hooke's law, most important thing, Hooke's law।
ये हुक्स लॉ क्या करता है, ये बेसिकली स्प्रिंग फोर्स जैसा ही है, बाकी आप पाएंगे कि ये रिलेट करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन को इलास्टिक लिमिट के इनसाइड में, तो उसको हम लोग देखते हैं. You want to see the previous slide, so I'm showing it previous slide, एरिया का कंपोनेंट. Want शेयरिंग स्ट्रेस रोटेट द रॉड. अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन था, शेयरिंग स्ट्रेस रोटेट द रॉड. ओके, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मेरे को इसका आंसर देना भी बन रहा था. ये सिचुएशन जो है ना, इस पर मैंने अभी थर्ड पार्ट में पूछा नॉर्मल स्ट्रेस बताइए. अभी मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि शेयरिंग स्ट्रेस बताइए. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो बीच का कोई एरिया पकड़ेगा, क्योंकि बाहर का एरिया पकड़ना बहुत सिंपल हो जाएगा और कोई भी स्टूडेंट उसका आंसर देके निकल जाएगा, तो उसका पर्पस फेल हो जाएगा, बिकॉज उसको कॉन्सेप्ट को डीपली चेक करना होता है. तो वो क्या करेगा कि वो बीच का कोई एरिया देगा, एंगल बना के देगा, फिर उसके बारे में पूछ लेगा आपसे. तो जो मैंने अभी बताया है इसको आप एक बार और अच्छे से वॉच करें. ये मैंने ज्यादा लेंथी कर दिया है, वो आपको सिंपल देगा, एक ही फोर्स लगा के देगा, कंपोनेंट करने की जरूरत कम पड़ेगी. एनीवे, तो ये जो एफ साइन थीटा था, अगर टोटल पे देखेंगे तो ये इसको टेंसाइल स्ट्रेस दे रहा था, और एफ कॉस थीटा था उसको टेंजेंशियल भी दे रहा था. तो ये जो टेंजेंशियल है, आपको ऐसा ख्याल आएगा और आना भी चाहिए कि ये इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रॉड को बेंड भी करेगा. तो हम लोग ऐसा समझ के चलेंगे कि वो बेंड कुछ ऐसा कर सकता है, तो इस तरह से उसको घुमाने की कोशिश कर सकता है. फिर वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है. उससे भी ये रोटेट नहीं करेगा, जस्ट लाइक, क्योंकि रोटेट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो टॉर्क इसने दिया, इस तरह से एक टॉर्क देगा, इस टॉर्क को काउंटर करने के लिए जो पार्टिकल है उनके अंदर एक इंटरनल टॉर्क आ जाएगा. जैसे इंटरनल फोर्सेस आते हैं उसी तरह से एक इंटरनल टॉर्क आ जाएगा, तो वो उसको ट्विस्ट या रोटेट होने से बचाने की कोशिश करेगा. तो ये रिस्टोर करने की कोशिश करेगा. जिस तरह से फोर्स रिस्टोरिंग होते हैं उसी तरह से टॉर्क भी रिस्टोरिंग होते हैं. तो ये रोटेट नहीं करेगा. रोटेट कब करता है? जब यहाँ पे हिंज कर देते हैं. अगर आपने हिंज किया होता तो ये पूरी का पूरी बॉडी रोटेट कर जाती है. फिक्स्ड है, इसलिए वो डिफॉर्मेशन क्रिएट करेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क्स आएंगे, उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन चलेगी. तो हम टॉर्क्स पे नहीं जाते हैं, हम फोर्स पे जाकर के एरिया से उसकी टेंसाइल और जो भी शेयरिंग स्ट्रेस है उसको पता कर लेते हैं. तो ये रोटेट करेगा, ये नहीं करेगा, वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा. अगर ऐसा एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया गया तो आपको ये समझना है कि वो रोटेट नहीं कर रहा है, उस पर स्ट्रेस बिल्डअप हो रही है, और वो स्ट्रेस या स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है. और अगर वो रोटेट कराना चाहेगा तो यहाँ पे हिंज कराएगा, फिर वो रोटेशन कर देगा. और अगर ये फिक्स्ड है, जब कभी हम लोग ऐसा शेड कर देते हैं इसका मतलब ये फिक्स्ड है, दैट मीन्स ये मूव नहीं करेगा कुछ भी हो जाए. तो अगर ये मूव नहीं करेगा तो फिर ऑब्जेक्ट के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आगे जाकर के ये बेंड भी हो सकता है, इलोंगेट भी होगा, बेंड भी होगा. तो वो हालांकि वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं ले जाएगा, वो सिंपल पूछेगा कि स्ट्रेस बताइए, तो आप स्ट्रेस बता दोगे. नाउ लेट्स कम टू दिस हुक्स लॉ. हुक्स लॉ सिंपली सेज कि जो स्ट्रेस है स्ट्रेन है वो आपस में लिंक होते हैं. जाहिर सी बात है, ज्यादा स्ट्रेन दोगे तो बॉडी अगर ज्यादा डिफॉर्म हो गई तो ज्यादा फोर्स लगाएगी रिस्टोर करने के लिए, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होते हैं, ऐसा ये बोलते हैं. तो अगर मैं बहुत शॉर्ट में लिखूं तो एक छोटे से स्टेटमेंट में इसको दिया जा सकता है. इट सेज विद इन proportionality limits, within proportionality limits, stress is directly proportional to strain. So that's a statement you can remember कि हुक्स का स्टेटमेंट ये है कि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के इनसाइड अगर आप वर्क कर रहे हो तो स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो दैट मीन्स कोई पावर से रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी चल रहा है. सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा देंगे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लेके आएंगे, तो ये बनेगा स्ट्रेस इज इक्वल टू ई. जनरली हम लोग ई टर्म यूज कर लेंगे, स्ट्रेन. और अगर आप ई लिखना चाहें तो ई को भी लिख सकते हैं, ई इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन.
ना ये ई क्या होता है, इसी को अपने को समझना है, और ये काफी काम की चीज है। तो ये जो ई है दैट्स कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी का मॉडुलस होता है। इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एक दो बार मैंने पहले भी बोला है, अब तक आपको अगर याद आ रहा हो, तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का एक मीनिंग होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मीनिंग ये होता है कि वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। अगर आपने कॉपर का रॉड लिया है तो कॉपर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक होगा, और अगर आपने आयरन लिया है या फिर आपने वुड लिया है या आपने रबर लिया है, आपने स्टील लिया है, तो हर मटेरियल का अपना होता है। इसका मतलब है वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि आपने बाहर से फोर्स कितना लगाया, how much deforming force you applied, it doesn't depend on that. Neither it depends on how much the deformation has taken place. तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अगर मैंने स्ट्रेस को डबल कर दिया, अगर स्ट्रेस को डबल कर दिया तो बताइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी व्हेन द स्ट्रेस इज डबल्ड। तो कैन यू आंसर दैट? ऑप्शन आएगा डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इस तरह के ऑप्शन आपको देगा। तो आप अगर इसको देखेंगे और लूजली देखेंगे तो आप गलत आंसर दे जाएंगे। आप बोलेंगे कि इसको डबल किया गया तो ये भी डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेन भी है, और आइडिया क्या है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने स्ट्रेस को डबल किया है तो स्ट्रेन भी डबल हो गया होगा। स्ट्रेस को डबल किया, स्ट्रेन भी डबल हो जाएगा, इसलिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज। सो जो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होते हैं वो मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, वो स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करेगा, स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करेगा, इवन दो की फॉर्मूला में ऐसा दिखता है कि वो डिपेंड करता है। नो चेंज इज द करेक्ट आंसर। ट्वाइस नहीं बोलेंगे, नो चेंज इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट है बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बेसिस पर अभी ये विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट का क्या मतलब है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले ई के जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं, और फिर विद इन द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ लिमिट को देखते हैं कि किस कंडीशन पे ये बात कर रहा है। सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बाद इसमें आप ये भी देख सकते हो कि इसका यूनिट क्या आएगा, वो देख सकते हो कि स्ट्रेस का जो यूनिट आएगा वही आएगा, स्ट्रेन का यूनिट होता नहीं है। सो इलास्टिसिटी या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का यूनिट होगा। टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्या टाइप्स होते हैं? स्ट्रेस को भी आप 3 टाइप्स के देखा आपने, स्ट्रेन को भी 3 टाइप से देखा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स के अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी टाइप्स होते हैं, ये भी 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट, यंग्स मॉडुलस, ये आपने नाम सुना होगा कभी ना कभी, और इसको हम लोग वाई से लिखते हैं, यंग्स मॉडुलस, यंग का वाई। और इसकी जो डेफिनेशन होती है, दिस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सभी का रेशियो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होता है, कौन सा स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन, बस ये अपने को समझना होता है। तो यंग्स मॉडुलस के लिए हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस लेते हैं या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ले सकते हो आप, नॉर्मल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लीजिए और उसको डिवाइड कीजिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। So longitudinal stress divided by longitudinal strain is called Young's modulus. So Young's modulus को हम इस तरह से समझ लेते हैं। इसका फॉर्मुलेशन भी बहुत आसान है, तो क्विकली इसको बना भी सकते हैं यहीं पर, फिर क्वेश्चन बाद में डील कर लेंगे। लेट्स अपने पास ये रॉड है और ये रॉड को आपने यहाँ पे फिक्स कर रखा है, and let's say you are applying a force on this F force. लेट्स से इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया गया, रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, फोर्स F जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है लगाते हो आप। सो उससे उसकी लेंथ पर
गेन हो जाता है। लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल से बढ़ गया, ये डेल्टा एल लेंथ का इंक्रीमेंट है, और लेट्स से ओरिजिनल लेंथ आपके पास या इस रॉड का एल था, और जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस वाई है। सो आप पाओगे कि क्या इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेस पता कर लेते हैं। कौन सी स्ट्रेस आती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आती है। क्या लिखोगे, फोर्स डिवाइड बाई एरिया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए नॉर्मल फोर्स लिखते हैं, एफ फोर्स नॉर्मल ही है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, इंटायर कंपोनेंट आ जाएगा, और एरिया में ए यूज कर लेंगे। सो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे तो स्ट्रेन कितना आता है, लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा एल अपॉन एल। So what the y becomes, y is f by a divided by delta l by l. So इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी y की वैल्यू आ जाती है f l upon a into delta l. So this is how we can use it. जनरली क्या होता है अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा, फोर्स लगाने के बाद लेंथ में कितना चेंज हुआ, ये हमारे इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है। So question is how much elongation has taken place या how much compression is taking place, ये आपके लिए एक appropriate क्वेश्चन होता है। तो उसको कैलकुलेट करने का मतलब डेल्टा एल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब हम डेल्टा एल कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा एफ एल अपॉन ए वाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और काफ़ी यूजफुल है। जब कभी आपसे लेंथ का इंक्रीमेंट पूछेगा तो अपने को फोर्स पता करना होगा, कौन सा उसका टेंसाइल फोर्स लग रहा है या कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, फिर कितना ओरिजिनल लेंथ था, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया था, और यंग्स मॉडुलस आपको दिया जाएगा, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट विल बी गिवन जस्ट लाइक की डेंसिटी आपको गिवन होती है, या फिर आप रेजिस्टिविटी आपको गिवन होती है, उसी तरह से यंग्स मॉडुलस भी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो इंक्रीज इन लेंथ होती है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर एरिया और लेंथ सारा कुछ कांस्टेंट ट्रीट किया जाए तो। सो इस पर जनरली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप्स को कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। सो पहला आपका यंग मॉडुलस हो गया, दूसरा बल्क मॉडुलस हो गया। बल्क मॉडुलस को कई लोग बी से लिखते हैं, कई लोग के से लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग के वर्ड यूज कर ले रहे हैं। आप चाहो तो बी भी यूज कर सकते हो, बी फॉर बल्क। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब हम लोग बल्क की बात करते हैं तो वॉल्यूम की बात करते हैं। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं। और अगर आपके पास ये बॉडी है और आपने इस पे प्रेशर लगाया बाहर से, तो इस बॉडी का साइज कम हो जाएगा। सो लेट्स से कि आपने इस तरह से फोर्स लगाया, ये नॉर्मल फोर्स है, पर यूनिट एरिया देखोगे तो ये प्रेशर बन जाएगा, यूनिफॉर्म फोर्स लगा रहे हैं। सो ये एफ फोर्स लगाया गया, पहले इसका वॉल्यूम v था, बाद में इसके पास वॉल्यूम v माइनस डेल्टा v बचता है। सो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेस की बात करें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगी। स्ट्रेस का मतलब होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड यू कैन सी दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। सो बेसिकली ये प्रेशर के बराबर हो जाती है एज पर द डेफिनेशन। और प्रेशर का मतलब एक तो एग्जिस्टिंग प्रेशर था, दूसरा ये जो फोर्स तब आएगा एक्स्ट्रा फोर्स जब आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है, इसीलिए हम इसको प्रेशर चेंज बोल देते हैं। क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रेशर की वजह से जितना बाहर से अंदर से फोर्स लग रहा था वो बराबर होगा, तो डेल्टा पी जैसा आप लिख सकते हो, या फिर पी दिया होगा बाहर का तब भी यूज कर सकते हो। तो ये स्ट्रेस हो गया। एंड हाउ वी राइट स्ट्रेन, स्ट्रेन वी राइट इट एज माइनस डेल्टा वी बाई वी। अगर डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है तो हम डेल्टा वी बाई वी लिख देते हैं। तो बल्क मॉडुलस के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सो बल्क मॉडुलस इज गिवन एज, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जा रहा है, डेल्टा पी डिवाइड बाई माइनस डेल्टा वी बाई वी। सो वेन एवर वी नीड टू फाइंड बल्क मॉडुलस, वो हम लोग यहाँ इसको यूज कर सकते हैं। बल्क मतलब कोई भी वॉल्यूम होता है। सो ये हम अप्लाई कर सकते हैं स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, लिक्विड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, गैसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सभी के लिए। सॉलिड के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी यूज कर सकते हैं, गैसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं।
और इनफैक्ट आप देखोगे जब लोग साउंड या वेव पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग जो न्यूटन्स फॉर्मूला बनाते हैं या फिर लैपलेस करेक्शन करते हैं तो फिर ये बल्क मॉडुलस का यूज करते हैं। हाउ विल प्रेशर चेंज, सपोज के लिए ऑब्जेक्ट है आपके पास, राइट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। मैं बताता हूँ, अगर आपके पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और किसी इन्वायरमेंट पे रखी हुई है तो वो इक्विलिब्रियम पर ऑलरेडी है, इट इज इन इक्विलिब्रियम एट ऑलरेडी। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर चेंज किया, तभी उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस ट्रेन you need to increase the pressure outside. In case you are not changing the pressure outside, it was at equilibrium already. So अगर already वो equilibrium पर था तो उसके shape या size पे कोई change नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो equilibrium पर था। जैसे ये rod था ना, ये rod पर आपने force लगाया तभी उसकी length बढ़ी। अगर force आपने नहीं लगाया तो पहले जो भी forces थे वो सारे कुछ balance थे। एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से ये स्फेरिकल बॉडी या जो भी बॉडी थी वो पहले बैलेंस कंडीशन में थी। आपने अगर फोर्स लगाया यानी आपने प्रेशर बढ़ाया तो उसकी वजह से ये फोर्स बना तो ये डिफॉर्म हुआ। तो इसलिए वो चेंज इन प्रेशर बनते हैं क्योंकि प्रेशर कितना बढ़ाते हैं उसके हिसाब से कितना वॉल्यूम चेंज आएगा वो पता चलेगा। सो इस तरह से लिख लेते हैं। कई बार लोग इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, K इज इक्वल टू माइनस V dP बाई dV। सो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डिफरेंशियल चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू, इसका मतलब प्रेशर चेंज करने से यानी फोर्स लगाने से वॉल्यूम में चेंज आता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम में चेंज आता है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास एक बॉल है आयरन की या स्टील की और उसको लेकर के आप डीप डीप वाटर पे जाते हो, लिक्विड में या वाटर में इनसाइड जाते हो, तो बॉल के साइज पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे कि बॉल का साइज कंप्रेस हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर बल्क ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो लग रही होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगी, तो उसकी वजह से उसका साइज कम हो जाएगा। तो उसको कभी कैलकुलेट करना हो तो डीपी डीवी को यूज करके और के को यूज करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया। इससे हमको ये पता चल जाएगा कितना रेडियस पे चेंज आया। वो सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। सो आपको समझ में आया? दैट्स एक्स्ट्रा वन, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, आपने कुछ लिखा हुआ है, मैं क्विकली पढ़ लेता हूँ। नॉर्मल टू 3D में भी लगता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल में कैसे यूज करेंगे? लॉन्गिट्यूडनल का मतलब वन डायमेंशनल होता है। आप ऐसा समझ लिए, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स वन डायमेंशनल। तो जो टेंसाइल और जो रॉड के केस में हम लोग देखते हैं ना, उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और 3D में फिर हम लोग 3 डायमेंशनल में बल्क को यूज करते हैं। हालांकि रॉड पे भी उसके साइड वाइज भी लग रहा होता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे पॉइजन्स रेशियो में कि उसका एरिया पर भी चेंजेस आते हैं। सो वी विल सी इन फ्यूचर शॉर्टली, मे बी लाइक इन नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ। Then how will pressure change? I'll let you know. Is initial configuration defined in vacuum? Initial configuration can be defined in any medium. So whatever the medium is, whatever is given to you, that is initial. So जो आपको दिया गया होता है वो इनिशियल होता है आपके लिए। उसके बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। सो अगर इनिशियल आपको वैक्यूम का दिया गया है तो जो भी प्रेशर चेंज होगा वो प्रेशर के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स आउटसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन इंटरनल प्रेशर। हाँ, जब आउटसाइड का प्रेशर इंटरनल प्रेशर से बड़ा होगा तभी उसको कंप्रेस कर पाएगा। तो उसके लिए आउटसाइड के प्रेशर को बड़ा करना होता है। आपका हमारा साइज भी कंप्रेस होगा, बिल्कुल आपका साइज कंप्रेस होता है। और आप खड़े रहते हो तो आपकी हाइट कम हो जाती है। आप लोग सुनते होंगे ना कि लाइक आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव हर्ड, अर्लियर टाइम्स पीपल यूज्ड टू से कि लाइक अपने आप को हैंग करो लेंथ को बढ़ाने के लिए। तो अगर कोई पर्सन की लेंथ को बढ़ाना चाहता है तो वो अपने आप को हैंग कराने की कोशिश करता है। उसका मतलब क्या होता है उसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना देर और कितना फोर्स से आप कितनी देर तक हैंग करने से आप कितना साइज बढ़ा सकते हो। वो सारी कैलकुलेशन इससे की जा सकती है। और अगर आप खड़े रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप खड़े रहते हो, तो आप पाओगे कि कंप्रेशन होता है तो लेंथ कम हो जाता है। फिर आप लिखते हैं टू लॉन्गिट्यूडनल में अगर एक एंगल पे लगा तो कैसे क्या होगा? तो अगर लॉन्गिट्यूडनल में एक एंगल पे लगा हुआ है तो टेंसाइल अलग कर लेंगे और या नॉर्मल अलग कर लेंगे, शेयर अलग कर लेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, शेयर नहीं। शेयर के लिए यूज करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। गुड।
इवन इन स्पेस आवर हाइट इज टेम्परेली इंक्रीज बाय दिस। हाँ बिल्कुल, वो सारा प्रैक्टिकल चीजें हैं। ओके, टाइम भी हो गया और यहाँ पर नॉइज भी आ गया। तो अगला हम लोग थर्ड वाला पार्ट है जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बल्क मॉडल्स तक हम लोग रखते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में वी विल बी ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग इट। एक और क्लास लगेगी टू बी प्रॉपरली कंप्लीशन। सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग इलास्टिसिटी को डन करने वाले हैं और फिर उस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे। सो ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एनी डाउट और कंफ्यूजन इफ एट ऑल यू कैन पुट इन, अदरवाइज इट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास पे इसी के आगे बढ़ जाएंगे और कंप्लीट कर देंगे।